अगर रहा भी तो मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि उतना पढ़ा के होगा नहीं। एफएलटी कब है? हाँ तो ये संडे में उतना कुछ पढ़ा के होगा नहीं जो पूछा जा सकता है, तो डोंट वरी। अगर हाँ रहा भी तो भी मैं नहीं पूछूंगा, डोंट वरी, मैं ही पेपर सेट करूंगा ना वैसा। ओके तो थर्मोडायनेमिक्स में लास्ट टाइम हम लोगों ने सिस्टम सराउंडिंग वो सब पढ़ा था एंड 4 प्रोसेस पढ़े थे। कौन से 4 प्रोसेस पढ़े थे? पहले हम लोगों ने पढ़ा था आइसोथर्मल। क्या पढ़ा था? आइसो मतलब कांस्टेंट, थर्मल मतलब टेम्परेचर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, ठीक है। तो सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था आइसो कोरिक, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। आइसोबैरिक, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, बार मतलब यूनिट ऑफ प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। एंड एडियाबैटिक, कांस्टेंट हीट, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों ने कुछ फॉर्मूला सिर्फ लिखे थे, इनके डेरिवेशन आज हम लोग करना स्टार्ट करेंगे एक एक करके, ठीक है। कुछ यूनिवर्सल फॉर्मूलाज देखे थे, यहाँ पे देखो, उसका नाम मैं भूल गया। अब सबसे पहले हम लोगों ने देखा था वर्क डन का फॉर्मूला, ये तुम लोगों को याद नहीं रहेगा, फिर भी आज हम लोग एक एक करके डिराइव करने वाले, मतलब आज नहीं अगले 2-3 लेक्चर में। तो पहला फॉर्मूला था माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी डी लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम V1 to V2 where P is pressure, dV change in volume, ठीक है, एंड V1 इनिशियल वॉल्यूम, V2 फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था Q का फॉर्मूला, Q is N Cn डेल्टा T, ठीक है। एंड वैसे ही dQ is equal to N Cn dt। डेल्टा कब यूज होता है? लार्ज चेंज के लिए। dt कब यूज होता है? स्मॉल चेंज के लिए, ठीक है। वेयर n इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स। Cn इज व्हाट? मोलर हीट कैपेसिटी। वहां पे लास्ट बेंच Cn क्या है? क्या चालू है जरा बताओ? क्या नहीं पता ना, तो ध्यान दोगे तो पता चलेगा, ठीक है। तो Cn इज व्हाट? मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। एंड डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा T इज चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। ओके इसके बाद और एक फॉर्मूला आता है डेल्टा U। डेल्टा U का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक है Q प्लस W, इसे बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगेन डेरिवेशन बाकी है, ये जस्ट बता रहा हूँ फॉर्मूलास, ठीक है। एंड दूसरा एक यूनिवर्सल फॉर्मूला रहता है, हाँ बाय द वे इसका और एक फॉर्मूला हो जाएगा du इज इक्वल टू dq प्लस dw। देखो डेल्टा आता है तो लार्ज चेंज, d आता है तो स्मॉल चेंज, इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं, ठीक है। अब वैसे ही डेल्टा U का और एक फॉर्मूला रहता है, डेल्टा U इज इक्वल टू n cv डेल्टा t। समझ में आ रहा है? वेयर n इज नंबर ऑफ मोल्स, डेल्टा t चेंज इन टेम्परेचर, एंड cv मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? Cn जस्ट मोलर हीट कैपेसिटी, cv मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। du का फॉर्मूला क्या होगा? ncv dt, du स्मॉल चेंज, डेल्टा u लार्ज चेंज, ठीक है। अब डेल्टा H का एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, याद है? वैसे DH का फॉर्मूला क्या बनेगा? du प्लस dPV। ओके व्हाट इज द मीनिंग ऑफ H? H एंथैल्पी, एंड डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। ओके फिर हम लोगों ने पढ़ा था डेल्टा H इज इक्वल टू N Cp डेल्टा T, ठीक है। ये भी एक और एक फॉर्मूला है, वेयर n इज नंबर ऑफ मोल, Cp मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। समझ में आ रहा है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड dH इज इक्वल टू Ncp dt। समझ पा रहे हो? वापस एक बार, हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में फ्लॉट। क्या पढ़ रहे हैं? फ्लॉट। फ्लॉट का फुल फॉर्म फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। समझ में आ रहा है? इसमें हम लोग 4 ही चीजें पढ़ने वाले। पहले हम लोग पढ़ेंगे W, W मतलब वर्क डन, Q मतलब हीट, थर्मोडायनेमिक्स में Q मतलब हीट, डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्या रहता है? इंटरनल एनर्जी। इन सब का मीनिंग बाद में देखने वाले हैं। एंड डेल्टा H इज चेंज इन एंथैल्पी, ये सब का एक्चुअल मीनिंग क्या रहता है वो बाद में देखेंगे। ये 4 टर्म्स हम लोग इसमें पढ़ने वाले, इधर तो कोई दिक्कत। फिर लास्ट में हम लोगों ने, मतलब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। किसी को याद है? अब मैं बता रहा हूँ, पेजेस पलटने की जरूरत नहीं है। तो एक पढ़ा था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड दूसरा पढ़ा था इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एंड इंटेंसिव इज
इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो इसमें इंटेंसिव में इन आ जाता है तो इंडिपेंडेंट वैसे याद रख सकते हो, ठीक है। अब इसमें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और एडिटिव प्रॉपर्टीज ऐसे लिख के दिया था, एंड इंटेंसिव इज नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक गिलास पानी का, दूसरा गिलास पानी का, दोनों गिलास के पानी को ऐड कर दिया, पानी का मास बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, मतलब चेंज होगा, ऐड होगा। यहाँ पे ये 5 ग्राम है, ये 5 ग्राम, ये कितना होगा? तो एडिटिव हो गया। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट अमाउंट, तो इट इज इंटेंसिव और एक्सटेंसिव? एक्सटेंसिव। तो मास इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा भाई इन दोनों को ऐड करने के बाद? एक्सटेंसिव बढ़ जाएगा। ये 5 ml है, वो 5 ml है, तो फाइनल कितना होगा? 10 ml। तो अमाउंट बढ़ रही है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो इट इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। टेम्परेचर, ये 25 डिग्री का पानी था, ये 25 डिग्री का है, ये ऐड करने के बाद कितना रहेगा? 25 ही होगा। ऐड हो रहा है कि टेम्परेचर? नहीं हो रहा है, तो इट इज एक्सटेंसिव और इंटेंसिव? समझ पा रहे हो? ओके, तो ये हम लोगों ने बाकी बहुत सारे एग्जांपल लास्ट लेक्चर में किए थे। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था पाथ फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन मतलब डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड, स्टेट फंक्शन डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ओनली, वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसके लिए हम लोगों ने एग्जांपल ऐसा कुछ लिया था कि एक इंसान है, वो इस पॉइंट से इस पॉइंट 5 मीटर चल के गया, समझ में आ रहा है? ए पॉइंट से बी पॉइंट, ठीक है। उसने दूसरा एक रूट लिया, 3 मीटर ऐसे नीचे गया, 5 मीटर इस डायरेक्शन में गया एंड 3 मीटर वापस ऊपर गया, समझ में आ रहा है? पहले पाथ में पाथ 1 एंड पाथ 2, दोनों में इसने कितना डिस्टेंस, पहले वाले में पाथ 1 में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं? 5 मीटर। दूसरे वाले में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं? 11 मीटर। दिख रहा है सबको पक्का? ओके, तो दोनों में वो डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहे हैं? 5 मीटर का। तो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन फाइनल एंड इनिशियल स्टेट ओनली ना, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बट डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड, वो कैसे चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, समझ में आ रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट इज अ पाथ फंक्शन या स्टेट फंक्शन? स्टेट फंक्शन। आराम से सोच के बताओ, डिस्प्लेसमेंट ये ए से बी पे ही डिपेंड करेगा, दोनों पाथ में, पाथ 1 पाथ 2 में डिस्प्लेसमेंट कितना था? 5 मीटर ही था, तो वो पाथ फॉलोड के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन। वेयर एज डिस्टेंस ट्रेवल, पहले पाथ में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सेकंड पाथ में कितना ट्रेवल कर रहा है? 11। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज अ पाथ फंक्शन, समझ में आ रहा है? फिर थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टीज है जो पाथ फंक्शन है, ऐसा लिख के दिया था। कौन सी 2 प्रॉपर्टीज? वर्क डन एंड हीट। ये दोनों प्रॉपर्टीज क्या रहती है? पाथ फंक्शन। बाकी सारी प्रॉपर्टीज, मतलब अगर तुम लोगों को पूछा डेल्टा यू पाथ फंक्शन है स्टेट फंक्शन, डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा एस, ये सब पढ़ाना बाकी है, बाद में ये स्लॉट में आता है। डेल्टा जी एंड डेल्टा एस स्लॉट का पार्ट है, वो बाद में आएगा। बट सिर्फ 2 ही फंक्शंस है जो कि क्या है? पाथ फंक्शन। बाकी सारे के सारे स्टेट फंक्शन, समझ में आ रहा है? 2024 में ये आया था, इंटीजर टाइप आया था कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर पाथ फंक्शन। 4 थे, उसमें से एक वर्क डन एंड हीट, 2 ही आंसर था, समझ में आ रहा है? फालतू सवाल था, इजी था, इधर तो कोई दिक्कत पक्का। अब आगे बढ़े। नेक्स्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क के बारे में, ठीक है। तो इसमें विल स्टार्ट विद रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। हेडिंग लिखेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। करें स्टार्ट। ओके, अब इनका डायरेक्ट हम लोग डिस्टिंग्विश करने वाले हैं, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, ध्यान देंगे जरा। यहाँ प्रोसेस मतलब जब चेंज कोई होता है तो उसे प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। अब मेरे पास एक बीकर है, बीकर के अंदर क्या है? तो बीकर के अंदर है कोई एक गैस, दिख रही है? इसका इनिशियल वॉल्यूम लेट अस कॉल इट V1,
ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने 2 किलो के मतलब 1-1 किलो के 2 सैंड बैग्स रख दिए, ठीक है। 1 kg 1 kg 2 सैंड बैग्स रख दिए। समझ में आ रहा है? सैंड बैग्स रखते ही प्रेशर क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा एंड वॉल्यूम कम होगा। ये ऐसे ऑल ऑफ अ सडन क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। पहले मुझे बताओ वर्क इज, हाँ देखो ये जो गैस है इसे बोलते हैं सिस्टम। क्या बोलते हैं? याद है? तो सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है या सिस्टम वर्क कर रहा है? हो रहा है। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। समझ में आ रहा है? अब उसी बदले अगर गैस इस पिस्टन को उठाएगी तो वर्क इज डन। डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो अभी मैंने जब इसके ऊपर सैंड बैग्स रखी तो वो सैंड बैग्स की एनर्जी किस में गई? सिस्टम में गई। तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी तो वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। कोई भी चीज जब बढ़ेगी तो वर्क डन इज पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? अब ये सैंड बैग्स रखते ही क्या हो गया? प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम ऑल ऑफ अ सडन कम हो गया। समझ में आ रहा है? ओके। वर्क डन इज पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम? ऑन द सिस्टम। इधर तो कोई दिक्कत? पक्का? ओके। अब ध्यान दो, यहां पे कोई भी चांस है क्या कि ये गैस इसको वापस ऊपर उठा पाएगी? नहीं। तो गैस को टाइम भी मिल रहा है क्या कि ये इसको मतलब इस बोरियों को उठा सकती है? नहीं। तो दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल। समझ में आ रहा है? पक्का? ओके। इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखना स्टार्ट। ये डायग्राम बनाओ पहले, बाद में वो देखते हैं। हीट हम लोग नहीं देख रहे, पहले वर्क डन देख रहे हैं ना। हीट इसके बाद। चलो आधी डायग्राम तो बना के हो गई रहेगी। इसमें डायग्राम बनाते बनाते प्रोसेस जब हो रही है तो उस प्रोसेस के टाइम पे प्रेशर इज कांस्टेंट और वेरिएबल। सोच के बताओ। ड्यूरिंग द प्रोसेस प्रेशर अप्लाइड इज कांस्टेंट और वेरिएबल? ओके ओके। चलो हैंड रेस करेंगे। कांस्टेंट वाले हैंड रेस करो पहले। अब करो ना, इतना क्या मारने नहीं वाला, वो गलत हुआ तो चलता है। हाँ, एंड वेरिएबल वाले हैंड रेस करो। ओके। अब देखो भाई, प्रोसेस कब स्टार्ट हुई? जब मैंने बैग्स रखी। बैग्स एक बार रख दी तो 2 किलो का जो प्रेशर रहेगा वो एंड तक कितने किलो का ही था? 2 किलो तक का था। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्रेशर इज कांस्टेंट और वेरिएबल। समझ में? प्रोसेस होते वक्त देखो, प्रोसेस के टाइम पे वेरिएबल कैसे रहता है? कब रहता है? जब मैंने 1 किलो पहले रखा, थोड़ा नीचे आया, वापस दूसरा किलो रखा और नीचे आया, तो प्रेशर पहले 1 किलो का, बाद में और 1 किलो का, तब प्रेशर क्या रहता? वेरिएबल। बट ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस प्रेशर वाज कांस्टेंट। देखो अगर तुम लोगों के दिमाग में रहेगा कि बट इनिशियली तो प्रेशर कुछ नहीं था, बाद में मैंने सैंड बैग्स रखी, तो इनिशियली प्रोसेस भी स्टार्ट हुई थी क्या? नहीं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्रेशर इज कांस्टेंट। ये समझ में आ रहा है? पक्का? ओके। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस आर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ये समझ में आ रहा है? अब उसी बदले ध्यान दो, रिवर्सिबल प्रोसेस। अब मैंने तुम लोगों में से किसी को एक को बोला कि वो सैंड बैग्स ओपन करो, एंड फिर उसमें से एक एक ग्रेन, मतलब पहले एक ग्रेन रखा, फिर दूसरा ग्रेन रखो, तीसरा ग्रेन रखो, एक एक करके एक एक ग्रेन ऐड करते जाओ। समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत? ओके। तो अब जब एक एक ग्रेन रखेंगे तो प्रेशर थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहेगा या धीरे धीरे चेंज होते जाएगा? तो इसमें कांस्टेंट प्रेशर बोलेंगे या वेरिएबल प्रेशर बोलेंगे? ये समझ में आ रहा है पहली बात। अब यहाँ पे वर्क डन जो होगा वो बहुत ज्यादा वर्क डन होगा, बहुत कम वर्क डन होगा? बहुत कम होगा। जब बहुत कम वर्क डन रहेगा तो इसको हम लोग W बोलेंगे या DW बोलेंगे? तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा रिवर्सिबल प्रोसेस में वो W रहता है, DW रहता है? DW। वेयरएज रिवर्सिबल में जो वर्क डन हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेल्टा W या फिर सिर्फ W। अब लास्ट टाइम किसी ने ये सवाल पूछा रहेगा, नहीं पूछा रहेगा तो मैं बताता हूं। W एंड हीट, मतलब वर्क डन एंड हीट, इसमें हम लोग डेल्टा नहीं लिखते। याद है हम लोगों ने किया है, कवर किया था। हाँ, क्यों नहीं लिखते? बिकॉज दे आर पाथ फंक्शन। बिकॉज दे आर पाथ फंक्शन। समझ में आ रहा है? तो पाथ फंक्शन है तो इसके आगे हम लोग डेल्टा
नहीं लिखते, ठीक है। डी भी नहीं लिखना चाहिए एक्चुअली, प्रैक्टिकली हम लोग डी नहीं लिखते, डी बार लिखते हैं, ऐसा एक टर्म रहता है। पाथ फंक्शन के लिए डी बार लिखा जाता है, जेई के सिलेबस में नहीं है, इग्नोर मारो, तुम लोगों को वो डी बार करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग किधर देखोगे नहीं, ठीक है। बट पाथ फंक्शन है वो दिखाने के लिए एक तो डेल्टा नहीं लिखते, एंड डी लिखा तो डी बार लिखते हैं, वैसा रहता है। ओके, अब यहाँ पे जो वर्क डन होगा बहुत कम होगा, एंड पिस्टन बहुत नीचे आएगा, बहुत कम नीचे आएगा, बहुत कम। मुझे बताओ इतने थोड़े से प्रेशर को हमारी गैस अपोज कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? कर पाएगी। तो दिस प्रोसेस कैन बी कॉल्ड एज रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल। इसको वो उठा भी सकती है ना, अपोजिट फोर्स भी दे सकती है, समझ में आ रहा है? वैसे करते करते पहले एक ग्रेन रखा था, अब और एक ग्रेन रख दिया, ऐसे कर करके तुम लोगों ने एक एक करके कितने ग्रेन रखे भाई? कितने किलो के ग्रेन रखे? 2 किलो के रखे, ठीक है। एंड हर टाइम पे तुम लोगों का वर्क डन कितना था? DW था। समझ पा रहे हो कुछ? वो DU लग रहा है बट DW है, ठीक है। अब वैसे करते करते तुम लोगों ने धीरे धीरे करके पूरा 2 किलो रख दिया, इसमें कोई दिक्कत? तो मुझे बताओ विच प्रोसेस हैज कांस्टेंट प्रेशर, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल हैज कांस्टेंट प्रेशर, वेयर एज रिवर्सिबल हैज वेरिएबल प्रेशर, ठीक है। तो इट हैज वेरिएबल प्रेशर। ओके, विच प्रोसेस अकर्स इन सिंगल स्टेप? इरिवर्सिबल। विच प्रोसेस अकर्स इन इनफाइनाइट स्टेप्स? मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? पक्का? ओके, तो यहां पे लिख दो सिंगल स्टेप प्रोसेस, एंड यहां पे लिख दो इनफाइनाइट स्टेप। ओके, तो विच प्रोसेस इज प्रैक्टिकल, मतलब कौन सी प्रोसेस हम लोग प्रैक्टिकली कर सकते हैं? इरिवर्सिबल कर सकते हैं। एंड विच प्रोसेस इज इमेजिनरी? ना, एक्चुअल में कोई ऐसे करते बैठेगा कि एक एक ग्रीन सैंड का ऐड करते जा रहा है, नहीं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस इज इमेजिनरी एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस इज अ रियल प्रोसेस, ठीक है। किस प्रोसेस में बहुत ज्यादा वर्क डन हो रहा है? तुम देखो, लेट अस से कि तुम लोगों के पास, सोचते रुको, तो अब लेट अस से तुम लोगों के पास एक गुलाम है, ठीक है, उससे तुम लोगों को मैक्सिमम वर्क डन करवा के लेना है, उससे से ज्यादा काम होना चाहिए, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो तुम लोग क्या करोगे? उसको 2 सैंडबैग्स एट अ टाइम रखने बोलोगे या एक एक करके ऐसे ग्रेन्स रखने बोलोगे? किसमें उससे ज्यादा वर्क डन होगा? एक एक करके में होगा, समझ में आ रहा है? तो ज्यादा वर्क डन कहां पे हो रहा है? रिवर्सिबल में हो रहा है। और कम वर्क डन कहां पे हो रहा है? मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? तो विच वन हैज मैक्सिमम वर्क डन? रिवर्सिबल, मैक्सिमम वर्क डन, एंड दिस वन हैज मिनिमम वर्क डन, मिनिमम वर्क डन। इसका और एक एग्जांपल तुम लोगों को दे सकता हूं। तुम लोगों ने कभी कोई ऐसी चीज, भारी भरकम चीज उठाई है? फॉर एग्जांपल जिम में डंबल्स वंबल्स, बराबर। अब देखो भाई, अगर हम लोगों को चीजें उठानी है तो अपने पास 2 मेथड्स रहती है, ऐसे पकड़ो और ऐसे फटाक से उठा लो, बराबर है। एंड दूसरी मेथड ऐसे उठाने के, हाँ, ऐसे आराम से ऐसे ऊपर ऊपर करो, समझ में आ रहा है? मुझे बताओ कहाँ पे वर्क डन ज्यादा होता है? आराम से वाले में होता है। तुम लोग अगर जिम में करोगे ना, कुछ ऐसे, मतलब इंस्टाग्राम पे वीडियोस भी आते हैं ऐसे करने वाले, देखे कभी तुम लोगों ने ऐसे? हाँ, नहीं वापस नहीं दिखाऊंगा तो वैसे वाले में कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं, बट हाँ, मतलब ऐसे ऑल ऑफ अ सडन अगर उठाओगे तो उसमें वर्क डन ज्यादा नहीं होता, वो इजी गिरता है उठाने के लिए, समझ में आ रहा है? एंड अगर तुम लोग एकदम स्लोली उसको अगर ऊपर कर रहे हो तो उसमें मैक्सिमम वर्क डन होता है, समझ में आ रहा है कुछ? पक्का? वैसे करेंगे तो अकड़ने के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब तो विच प्रोसेस हैज मैक्सिमम वर्क डन इन्वॉल्व्ड, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल। एंड मिनिमम वर्क डन किसमें रहता है? इरिवर्सिबल। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? अब उसके बाद विच वन इज अ स्लो प्रोसेस? Reversible is a slow process, and which one is a fast process? Which one is more efficient process? नहीं रुको, तुम लोग देखो, अगेन एफिशिएंसी कब रहती है? जब वर्क ज्यादा होता है, जब वर्क कम रहता है। जब वर्क, तुम लोग आलसी हो, इसका मतलब तुम लोग आलसी हो और कुछ नहीं। अब चीजें एफिशिएंटली काम कब करती है? जब वो ज्यादा वर्क डन करे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम लोगों ने एक अच्छा एक नया मोबाइल लिया,
तो वो ऐसे स्लो काम करेगा तो मजा आएगी, ऐसे फास्ट काम करेगा मैक्सिमम कैपेसिटी पे वर्क करेगा तब मजा आएगी ना। या फिर तुम लोगों ने कोई एक नई गाड़ी ली, उसकी मैक्सिमम स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर से, और वो चल रही है 20 के हिसाब से, तो उसमें वर्क डन ज्यादा हो गया कम होगा? कम होगा ना। तुम लोगों को मशीन से मैक्सिमम वर्क डन एक्सपेक्टेड है कि मिनिमम वर्क डन एक्सपेक्टेड है? मैं क्या बड़बड़ कर, तुम लोगों की मत सोचो, मतलब अपने को मशीन के बारे में सोचना है। तुम लोगों को काम कम करना है बट मशीन से वर्क मैक्सिमम होना चाहिए ना। तो विच वन हैज मोस्ट एफिशिएंसी, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? समझ में आ रहा है कुछ अंतर? तो दिस वन इज मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेस एंड दिस वन इज लीस्ट एफिशिएंट प्रोसेस। क्या हुआ, क्या हुआ? ओके, अब नेक्स्ट। हाँ क्या? हाँ मतलब एफिशिएंसी वाला पार्ट या कौन सा पार्ट? एफिशिएंसी वाला पार्ट ना। तो देखो, अगर हम लोग कोई एक नई कार ले रहे फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब कार की लेटस से एफिशिएंसी है कि 60 किलोमीटर पर लीटर जाती है लेटस से, ठीक है, लेटस से। अब एक्चुअल में इतनी मिलती है क्या बे? नहीं, वो लैब कंडीशंस में मिलती है, वो प्रॉपर आइडियलिस्टिक कंडीशन में रहती है, ठीक है। एक्चुअल में इससे कम मिलती है, लेटस से कि तुम लोगों को मिल रही है 45 किलोमीटर पर लीटर। तुम लोग इसमें खुश रहोगे क्या? नहीं, बट उसी बदले तुम लोगों ने देखा होगा ना कि नॉर्मल रोड्स पे कम एफिशिएंसी मिलती है पेट्रोल की एंड हाईवे पे ज्यादा मिलती है। उसी बदले हाईवे पे कितनी रहती है? 50 किलोमीटर पर लीटर लेटस से। समझ पा रहे हो? आपने को ज्यादा अच्छा किसमें लगेगा, 50 किलोमीटर पर लीटर में या 45 में? 50 में। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि यहाँ पे कम पेट्रोल में मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब मैक्सिमम वर्क डन हो रहा है। तो जितना ज्यादा मशीन वर्क डन करेगी उतना ज्यादा हम लोग उसको क्या बोलते हैं? एफिशिएंट बोलते हैं ना। कम पेट्रोल में ज्यादा अगर कोई गाड़ी जा रही है तो दैट इज मोर एफिशिएंट, फ्यूल एफिशिएंट बोलते हैं उसको। अरे पक्का ना, कम पेट्रोल में ज्यादा वर्क डन होना चाहिए वैसा। तो जहां पे वर्क डन ज्यादा रहेगा वहां पे एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। गेटिंग इट? ओके, नेक्स्ट। हाँ, which process is in equilibrium at every step? is in equilibrium मतलब बैलेंस स्टेट में है हर स्टेप पे। रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल ना। एक एक ग्रेन से बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। तो एक ग्रेन ऐड किया, सिस्टम थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम मिला, दूसरा ग्रेन ऐड किया, एडजस्ट होने में टाइम मिल रहा है। हर स्टेप पे वो क्या है? इक्विलिब्रियम पे है। यहाँ पे कैसे हो रहा है? ऑल ऑफ अ सडन हम लोगों ने वजन रख दिया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, ऑल ऑफ अ सडन नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम एट एवरी स्टेप। reversible process is at equilibrium at every step, ठीक है। अब उसी बदले यहां पे क्या होगा? देखो भाई, यहां पे इक्विलिब्रियम कब है वो देखते हैं। जब तक वजन नहीं रखा था, गैस इक्विलिब्रियम पे थी, बैलेंस स्टेट में थी। वजन रखने के बाद इक्विलिब्रियम है क्या? नहीं। बट फिर बाद में वो पिस्टन नीचे आया, थोड़े 2 मिनट के बाद में वापस वो अभी पिस्टन हिल रहा है क्या? नहीं, अभी वो स्टेबलाइज्ड हो गया तो वापस इक्विलिब्रियम रीच हो गया। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड ओनली एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। समझ में आ रहा है? तो यहां पे लिखो सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, सिस्टम is at equilibrium at initial and final state। ये समझ में आ रहा है? अरे कुछ डाउट रहेगा तो मुझे पूछो। ओके, अब नेक्स्ट। तो गैस लॉ कहां पे अप्लाई कर सकते हैं? पीवी इक्वल टू एनआरटी कहां पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं? जो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे वहां पे, या फिर जो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं है वहां पे? इक्विलिब्रियम वाले में, जहां पे गैस स्टेबलाइज्ड है हर टाइम पे, ठीक है। तो गैस लॉ क्या है? गैस इक्वेशन क्या है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी is applicable at every step, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या बोलेंगे? पीवी इक्वल टू एनआरटी इज एप्लीकेबल एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, ठीक है।
is applicable only at initial and final state. ठीक है. एंड लास्ट में इनकी डेफिनेशन. देखो ये फर्स्ट पॉइंट रहना चाहिए, बट फिर फर्स्ट एकदम स्टार्टिंग में ये समझ में नहीं आता डायरेक्ट, इसलिए लास्ट में बता रहा हूँ. ध्यान दो. पहले इरिवर्सिबल वाला देख लेते हैं, वो इजी है. कैनॉट बी रिवर्स, cannot be reversed along the same path. Cannot be reversed along the same path. ठीक है. अब इसका मीनिंग समझेंगे. ध्यान दो. ग्राफिकली समझने वाले ग्राफ ध्यान देंगे सब जन. We are drawing graph of pressure वर्सेस वॉल्यूम. ठीक है. अब इनिशियली प्रेशर बहुत हाई था या लो था? इनिशियली लो था. वजन रखने से पहले. समझ में आ रहा है? प्रेशर क्या था? लो था. प्रेशर जब लो था तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा था. गेटिंग इट? पक्का. तो प्रेशर लो एंड वॉल्यूम ज्यादा. प्रेशर लो कहाँ पे है? ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है? नीचे की तरफ है. एंड वॉल्यूम ज्यादा कहाँ पे रहेगा? लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे? राइट हैंड साइड पे. तो पहले इनिशियली लेट अस से कि अपना सिस्टम इधर पे किधर तो था, लो प्रेशर हाई वॉल्यूम. समझ में आ रहा है? फिर बाद में मैंने क्या किया? प्रेशर बढ़ाया. प्रेशर धीरे धीरे करके बढ़ाया या ऑल ऑफ अ सडन बढ़ाया? ऑल ऑफ अ सडन बढ़ रहा है. तो ग्राफ में वो कैसे दिखाएंगे? हाँ, स्ट्रेट एकदम ऊपर जाएगा. समझ में आ रहा है? पक्का. ओके. तो ऑल ऑफ अ सडन प्रेशर ऐसे बढ़ गया. कोई भी दिक्कत? प्रेशर यहाँ पे बढ़ गया. जैसे ही मैंने प्रेशर बढ़ाया उसके बाद पिस्टन ऑल ऑफ अ सडन नीचे आ गया, तो वॉल्यूम कम हो गया. तो प्रेशर जैसे ही बढ़ाया वॉल्यूम ड्रॉप हो गया, कम हो गया. ये समझ पा रहे हो? दिस इज पॉइंट ए, लेट अस से, देन पॉइंट बी एंड देन पॉइंट सी. समझे? अब मैं किसी के दिमाग में ये आएगा ही कि यार रिवर्सिबल क्यों नहीं? मैंने अगर वापस उठा लिया तो रिवर्स में जा सकता है. अब जब मैंने वापस उठा लिया, लेट अस से कि मैं वापस वो सैंडबैग्स वगैरह उठा रहा हूँ. अब जैसे मैं सैंडबैग्स को उठाऊंगा प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? कम हो जाएगा. धीरे धीरे प्रेशर कम हो रहा है, ऑल ऑफ अ सडन हो रहा है वापस. ऑल ऑफ अ सडन वापस प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है. तो वापस जब प्रेशर ड्रॉप हुआ, सेम पाथ फॉलो हो रही है कि अलग पाथ पे जा रहा है ना? अलग पाथ पे जा रहा है. सेम पाथ कब रहती है? जब ये ऐसे उल्टा जाता है. बट यहाँ पे ऐसे हो पा रहा है क्या? नहीं, वो ऑल ऑफ अ सडन नीचे आ गया एंड फिर बाद में पिस्टन ऊपर जाएगा, तो ये ऐसे ऊपर जाएगा. इसमें कोई दिक्कत? इसमें किसी के दिमाग में अगर आया कि वो धीरे धीरे जाएगा तो ये ऐसे नहीं आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए, तो हम लोग ग्राफ में टाइम किधर देख रहे हैं क्या? नहीं. ग्राफ में टाइम वाइम का कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं. हम लोग प्रेशर एंड वॉल्यूम का ग्राफ देख रहे हैं. समझ में आ रहा है? तो वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम हुआ, खत्म. ये पाथ 1 एंड पाथ 2 दोनों कोइंसाइड कर पा रही है क्या? नहीं. तो इट इज फॉलोइंग सेम पाथ और डिफरेंट पाथ. तो डेफिनेशन समझ में आ रही है? रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल. इरिवर्सिबल प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड along the same path. सेम पाथ पे और रिवर्स नहीं हो सकती. उल्टा वो उठा लेंगे तो रिवर्स में जाएगी, बट सेम पाथ फॉलो करेगी क्या? नहीं. ग्राफ समझ में आया सबको? पक्का. अब उसी बदले रिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी रिवर्स along the same path. पहली बात तो कैन बी रिवर्स्ड along the same path. अब यहां पे ध्यान दो. सेम P वर्सेस V का ग्राफ. अब मुझे बताओ, इनिशियली प्रेशर बहुत कम था एंड वॉल्यूम बहुत. अब फिर बाद में हम लोग प्रेशर कैसे बढ़ा रहे हैं? धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके. तो देखो प्रेशर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, मतलब अलग से ग्राफ में बना रहा हूँ. देखो प्रेशर थोड़ा बढ़ाया, वापस क्या किया? प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हुआ. वापस थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम थोड़ा कम हुआ. बढ़ाया, कम हुआ, बढ़ाया, कम हुआ, बढ़ाया, कम हुआ. ऐसे ऐसे करते गए. समझ में आ रहा है? जब एक ग्रेन जितना प्रेशर बढ़ेगा, एक ट्राई करके देखते हैं एक बार. हाँ, एक ग्रेन से बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ने वाला है क्या? नहीं. बराबर. तो एक बार ट्राई करके देखते हैं.
इसको छोटा कर पाएंगे हम लोग? हाँ। अब जो इसको मैं एकदम छोटा कर दूं तो ये किसमें, समझ में आ रहा है? एकदम छोटा कर दिया तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लाइन में कन्वर्ट होगा, क्योंकि हम लोग बहुत एकदम कम प्रेशर बढ़ा रहे हैं। समझ पा रहे हो? पक्का? तो ये ग्राफ में ऐसे मतलब तुम लोगों को स्टेयरकेस जैसे दिखेगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगा ना, क्योंकि एक ग्रेन का प्रेशर ना के बराबर रहेगा तो बहुत कम बढ़ेगा, बहुत कम वॉल्यूम होगा। समझ में आ रहा है? तो फाइनली ये ग्राफ कैसे दिखेगा? हाँ, बट सीधी लाइन मतलब ऐसी दिखेगी क्या? अबे यार रुको, ये ऐसे दिखेगी क्या? नहीं तो कैसे दिखेगी? नहीं दिखेगी। अच्छा, हाँ, अरे तुम लोग भूल गए, क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, एंड इसका ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था। भूल गए? ठीक है, चलता है, इतना कुछ नहीं। ये समझ में आ रहा है कैसे किया? एक एक थोड़ा सा प्रेशर बढ़ रहा है, वापस अंदर अंदर, समझ में? ये स्टेयरकेस जैसा है, बट वो ऐसे एकदम छोटे स्केल पे स्ट्रेट लाइन बन जाता है। एंड अभी वापस जब मैं एक ग्रेन उठाऊंगा, अगर इसको मैं रिवर्स करने का, एक ग्रेन उठाया, वापस एक ग्रेन उठाया तो प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ, वापस थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा, ऐसे ऐसे सेम स्टेयरकेस फॉलो होगा। सेम स्टेयरकेस जब हम लोग ऐसे छोटा कर देंगे बहुत छोटे स्केल पे तो वापस स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब ये सेम पार्ट फॉलो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि बहुत माइन्यूट डिफरेंस रहने वाला है। फॉलो कर पा रहे हो? तो यहाँ पे तुम लोग प्रेशर बढ़ाओ या प्रेशर कम करो, सेम पाथ फॉलो होगी या डिफरेंट पाथ फॉलो होगी? फॉलोड। पक्का? ओके, लिख दो ये। हाँ, और यहाँ पे कैसे छोटा सा वर्ड नया सा आता है, वो तुम लोगों को बाद में समझेगा नहीं, इसलिए लिख देता हूं। ठीक है? ड्राइविंग फोर्स, ध्यान दो, सुनो बे, ये सैंड गिन रखने से पहले, ये सैंड गिन रखने से पहले इसके ऊपर कौन सा प्रेशर था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस कौन कर रहा था? अंदर वाला गैस का अपोजिंग फोर्स। ठीक है? फिर बाद में मैंने एक सैंड गिन रखा तो उसे हम लोग बोलेंगे ड्राइविंग फोर्स, मतलब इनिशियल एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ड्राइविंग फोर्स, मतलब अपना ये क्या बोलते हैं, सैंड ग्रेन। समझ में आ रहा है? अब वो ड्राइविंग फोर्स एंड यहां पे अंदर से जो लगेगा उसको क्या बोलने का? अपोजिंग फोर्स। समझ में आ रहा है? इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत कम डिफरेंस है? बहुत कम डिफरेंस है। तो ड्राइविंग फोर्स इज इनफाइनाइटिज्मली, ये वर्ड है। इनफाइनाइटली मतलब बहुत, इनफाइनाइट का मीनिंग क्या रहता है बे? इनफाइनाइट मतलब तुम्हें आगे आज लाऊंगा मैं, यहां पे ध्यान दो। इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस, एंड इनफाइनाइटिज्मली मतलब बहुत छोटा डिफरेंस। ये समझ में आ रहा है? ये वर्ड बाद में तुम लोगों को दिखेगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए लिख के दे रहा हूं। ड्राइविंग फोर्स इज इनफाइनाइटिज्मली ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। ठीक है? एंड यहां पे वो उसका नाम मैं भूल गया, ड्राइविंग फोर्स इज इनफाइनाइटली ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। ठीक है? चाहिए तो उसमें लिख देना ड्राइविंग फोर्स मतलब अपने सैंड बैग्स है, एंड अपोजिंग फोर्स मतलब प्रेशर अप्लाइड बाय दी गैस। ठीक है? वैसा बहुत कम अमाउंट से, इनफाइनाइटली मतलब बहुत बड़े अमाउंट से, तो इनफाइनाइटिज्मली मतलब बहुत कम अमाउंट से, वैसा। हाँ, ड्राइविंग फोर्स मतलब जो हम लोग पिस्टन को नीचे लाने के लिए फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो जैसे यहाँ पे सैंड बैग्स थी, वहां पे एक ही ग्रेन था, तो एक ही ग्रेन का फोर्स बहुत कम है, तो इनफाइनाइटिज्मली मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट से, एंड सैंड बैग्स का बहुत है तो इनफाइनाइटली। हाँ, तो इनफाइनाइटिज्मली का मीनिंग रहता है वेरी स्मॉल। ठीक है? लिख दो। एग्जाम में कॉमन नेम्स देखो, सुनो भाई, आईयूपीएससी का मेजर यूज तुम लोगों को एग्जाम में जो होगा वो कैसे रहेगा कि ब्यूटेन 1-ol is treated with concentrated H2SO4। अब उसमें ब्यूटेन 1-ol क्या है वो समझने के लिए आईयूपीएससी पढ़ाया जाता है।
IUPAC के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, हाँ कभी कभार रहता है, मतलब ऐसे अगर समझो कि 30 पेपर हो गए तो 30 में 4 एक पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, आते हैं, नहीं आते ऐसे नहीं है, बट मेजर यूज ये है। अब ब्यूटेन 1 ऑल तो क्या रहता है वो सबको समझ में आता है, वो एकदम सिंपल है। तुम लोग जो आइसोनियो की बात कर रहे हो ना, वो बहुत कम यूज होता है, वो कॉमन नेम्स है, वो चलता है, उतना कुछ नहीं। IUPAC ये नहीं है, ये कॉमन नेम, तुम जो बोल रहे हो कॉमन नेम है, ये IUPAC है, तो ये आ जाएगा, ये तो आ जाता है वैसा। हाँ वो सब वो स्पेसिफिक कॉमन नेम्स हो गए ना, वो तुमको पता रहने चाहिए, वो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हो जाएगा वैसा। ओके ये सब लिख के हो गया, आगे बढ़े, चलता है। अब किसकी हुई बाय द वे? हाँ क्या? नहीं अभी मत, अभी जरा ये करते हैं, बहुत टाइम के बाद कुछ तो पढ़ रहे हैं, जरा पढ़ाई करते हैं। नहीं नहीं चलो भाई, अब इसके बाद हेडिंग लिखेंगे वर्क डन, लिखना स्टार्ट करो वर्क डन। W लिखना स्टार्ट करो वर्क डन W। अब ध्यान देंगे, अब वर्क डन में इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके आगे लिखना पूरे थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क डन होगा फ्लॉट में, मतलब तो रहेगा प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क डन। लिखो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग कौन सा वर्क डन देखने वाले हैं? प्रेशर, वॉल्यूम। और एक टाइप का वर्क डन रहता है केमिकल वर्क डन, जो हम लोग बाद में स्लॉट में पढ़ेंगे, सेकंड लॉ में पढ़ेंगे। अभी के लिए प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, ठीक है। जैसे पहले वाले में हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने प्रेशर अप्लाई किया, वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है, तो वैसे टाइप का। इसमें वापस एक बार याद दिलाता हूँ, मुझे बताओ जब मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम? ऑन द सिस्टम ना, प्रेशर जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन इज पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। एंड इसमें कंप्रेशन हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है। एंड इसी बदले जब गैस पिस्टन को उठाएगी तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम? बाय द सिस्टम। इसमें सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है, तो वर्क इज पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। कंप्रेशन हो रहा है कि एक्सपांशन हो रहा है? एक्सपांशन, ठीक है। तो चाहिए तो एक बार वापस लिख दो, कंप्रेशन में वर्क डन इज पॉजिटिव, लिख दो यहाँ पे। ये लास्ट लेक्चर में लिखा था, भूल गए रहोगे इसलिए लिखा के दे रहा हूँ। कंप्रेशन वर्क डन is positive and expansion work done is negative, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? ये समझ में आ रहा है? अब इसके बाद हम लोग इसका एक्चुअल फॉर्मूला देखने वाले। बाय द वे तुम लोगों को फॉर्मूला पहले से पता है, W is equal to माइनस इंटीग्रेशन ऑफ TdV लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम V1 to V2, याद है? वो फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे, वैसे करके हम लोग हर एक फॉर्मूला करने वाले हैं। अभी उधर से स्टार्ट करते हैं, ध्यान देंगे। तो क्या है यहाँ पे देखो, अब डायग्राम बनाएंगे। पहले डायग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट करो। ये क्या है? एक बीकर, बीकर के ऊपर मैंने लगा के रखा है एक, ये क्या है? पिस्टन, पिस्टन, पिस्टन दिख रहे? पिस्टन, ठीक है। एंड तुम लोगों का नाम बताओगे पहले, मुझे याद नहीं आ रहा बाद में से। हाँ तो पहले तेरा जिनेश, जिगेश, जो क्या है? गीतेश, हाँ गीतेश, हाँ गीतेश। तेरा त्रिशांक, कृशांक, हाँ ऋशांक, ओके ऋशांक, हाँ ओके ऋशांक। अरे री बोला, ये री है ना? हाँ ऋशान, ऋशान, ओके ऋशान एंड गीतेश। वो चैनल है, वो मुझे याद है। अब यहाँ पे देखो भाई, तो ये ऊपर पिस्टन है, लेट अस से पिस्टन का जो एरिया है उसे हम लोग बोलेंगे A। पिस्टन का एरिया कितना है? A। बातें बंद, ध्यान दो। ओ भाई नहीं, उसने ऑटो डिटेक्ट किया वर्कआउट ऐसे, मतलब पता नहीं क्यों उसको लगा कि मैं बहुत हिल रहा हूँ। हाँ वही तो, हिल डुल रहा हूँ ऐसे लगा उसको। हाँ ये है वो।
अब देखो बैच, तो इसका एरिया ए, इसके ऊपर मैं अप्लाई कर रहा हूं प्रेशर पी, बातें बंद, वहां पे करंट प्रेशर पी दिख रहा है। अब प्रेशर अप्लाई करने से पिस्टन ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? नीचे। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन इज पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव, ठीक है। एंड लेट अस से वो नीचे आके इतना आया, मतलब ऐसे इधर पे आया, ये चलेगा? लेट अस से ये मस्त नहीं लग रहा है, थोड़ा ऐसे बनाते हैं। ओके, ये इतना नीचे आ रहा, समझ में आ रहा है? अब इसने डिस्टेंस जो ट्रेवल किया, लेट अस कॉल इट एज dx। क्या बोलेंगे इसको? dx चलेगा। d मतलब बहुत बड़ा डिस्टेंस या बहुत छोटा डिस्टेंस? बहुत छोटा डिस्टेंस, ठीक है। अब एरिया ऑफ सिलेंडर इनटू हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम होता है। एंड विच कैन बी कॉल्ड एज, ये बहुत बड़ा वॉल्यूम चेंज है, बहुत छोटा वॉल्यूम चेंज है? छोटा, हाँ, क्योंकि उधर dx बोला हुआ है, तो थोड़े अमाउंट से वो नीचे आया, तो इस वॉल्यूम चेंज को हम लोग क्या बोलेंगे? d। क्या बड़बड़ हो रही है, समझ में आ रहा है? ओके, अब आते हैं वर्क डन के ऊपर। चलो, वर्क डन w, ठीक है। अब ये वर्क डन बहुत बड़े अमाउंट में हो रहा है, बहुत छोटे अमाउंट में हो रहा है, तो छोटे अमाउंट के वर्क डन को क्या बोलने का? इधर तक फॉलो कर पा रहे हो? अब यहाँ पे ये dw जो है उसका फॉर्मूला क्या रहता है? फिजिक्स का फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला फिजिक्स में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो क्या लिखते हो उसको? F इंटू, अच्छा S लिखते हो क्या? dx चलेगा। डिस्प्लेसमेंट अभी dx का हो रहा है, इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो F dx। अब बट हम लोग फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं, हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं? प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये पता है सबको? तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। ओके, तो ये यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं, तो W इज इक्वल टू, सॉरी, dW इज इक्वल टू P इंटू A इंटू एरिया ऑफ सिलेंडर इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर गिव्स अस वॉल्यूम। तो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या बन गया यहाँ पे? वॉल्यूम। तो dW इज इक्वल टू PdV। समझ में आ रहा है? अब ये थोड़ा सा छोटा सा वर्क डन है, मैंने और प्रेशर अप्लाई किया और वर्क डन हुआ, और किया, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे वर्क डन किए। तो सब वर्क डन को अगर मुझे ऐड करना है तो क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेट करना पड़ता है। पता है ना भाई, एडिशन इज नथिंग बट इंटीग्रेशन, सुना ये सबने? ओके, तो यहाँ पे इन सारे वर्क डन को मैंने इंटीग्रेट किया, तो इसको भी मैं इंटीग्रेट करूंगा। समझ में आ रहा है? ओके, अब इंटीग्रेशन जो करने के बाद ये छोटे छोटे वर्क डन सारे टोटल वर्क डन देगा, बड़ा वर्क डन, उसको हम लोग क्या लिखेंगे? हाँ, W लिखेंगे। डेल्टा W लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, सिर्फ क्या लिखेंगे? W। डेल्टा क्यों नहीं लिखते? पाथ फंक्शन है, वेरी नाइस। एंड फिर बाद में यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा PdV, लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V1 टू फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल V1 जो यहाँ पे था, फाइनल जो यहाँ पे आया, फिर इसके नीचे किधर भी आया रहेगा V2 फॉलोड, हाँ वो वहां पे आ रहे हैं। अभी के लिए ये फिजिक्स के हिसाब से इधर तक बाद में आगे कर रहे हैं। करेक्ट, तुम्हारा डाउट अच्छा है, ये समझे? इसमें कोई भी दिक्कत? लिख दो ये लिखेंगे वर्क डन अंडर डिफरेंट प्रोसेसेस, लिखो वर्क डन अंडर डिफरेंट प्रोसेसेस, वर्क डन अंडर डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है। जिसमें हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है, लिख दो इसके आगे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर मतलब इनिशियल प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेयर था तो फाइनल भी कितना रहेगा? 1 एटमॉस्फेयर रहेगा। तो यहाँ पे डेल्टा P कितना हो जाता है? 0, या फिर dP भी कितना हो जाता है? 0। समझ पा रहे हो? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस आर आल्सो कॉल्ड एज रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल।
इरिवर्सिबल प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर वाली प्रोसेस क्या रहती है? इरिवर्सिबल प्रोसेस रहती है, ठीक है, याद रखना, वो अभी थोड़ी देर पहले ऊपर लिखा के दिया था। अब हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या है? W इज इक्वल टू, नहीं अभी माइनस हम लोगों ने डिराइव नहीं किया अभी तक, तो अपना फॉर्मूला क्या है? W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम V1 टू, यहाँ बाय द वे यहाँ पे थोड़ी सी गैप रख देना माइनस के लिए, वो माइनस आने ही वाला है, क्यों आता है वो समझ के ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, फॉर्मूला में माइनस है, वो क्यों आता है वो समझ के ले रहे हैं। अब इसको सॉल्व करो, मैं इस इंटीग्रेशन को तुम लोग सॉल्व करोगे, मैं करके दिखाता हूँ, रुको। तो प्रेशर क्या है? कांस्टेंट प्रेशर के कांस्टेंट इंटीग्रेशन क्या होगा? बाहर आ जाएगा, तो W इज इक्वल टू P इंटीग्रेशन ऑफ dV लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम V1 टू V2। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या रहता है? x, तो इंटीग्रेशन ऑफ dV v। सबको ओरली समझ में आ रहा है? कुछ लिख के देने की जरूरत नहीं है, सब लोग यहाँ पे जेई वाले ही है, कोई गलती से नीट वाला नहीं है, मतलब मैथ सबको आ रहा है थोड़ा बहुत, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? P v लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम V1 टू V2। लिमिट अप्लाई करने आता है, कैसे करते हैं? लोअर माइनस अपर या अपर माइनस लोअर? अपर माइनस लोअर, तो कैसे हो जाएगा? P V2 माइनस V1, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? P डेल्टा V, V2 माइनस V1 डेल्टा V बोलेंगे, ठीक है। तो W का फॉर्मूला बन जाता है P डेल्टा V, लिख दो एंड फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर हम लोग समझेंगे कि माइनस क्यों रखते हैं। क्वेश्चन, फाइंड वर्क डन when 20 liter of gas is compressed to 10 liter at a constant pressure of 2 atmosphere। चलो इसे सॉल्व करो, आराम से सॉल्व करो, आंसर बताओ। चलो हो गया, आंसर क्या आ रहा है? -20 आ रहा है, सबका आ रहा है -20 आ रहा है। अभी के नंबर बताओ, यूनिट का बाद में देख लेता है। तो देखो भाई, W इज इक्वल टू P डेल्टा V, where डेल्टा V इज V2 माइनस V1। P कितना है? 2 इंटू V2 कितना है? V2 10 है, -20, तो 10 - 20 -10 टू 2 -20। अब यूनिट देखो बे, यहाँ पे प्रेशर का यूनिट है एटमॉस्फेयर एंड वॉल्यूम का यूनिट है लीटर, तो इसका यूनिट बन जाता है लीटर एटमॉस्फेयर। यूनिट क्या बन जाता है? लीटर एटमॉस्फेयर। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे ये साइन जो है वर्क डन का, वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? निशांक यहाँ पे देखा, अब यहाँ पे साइन आ रही है नेगेटिव, बराबर है कि नहीं? बट वर्क इज डन बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम? ऑन द सिस्टम। इसको कंप्रेस कर रहे हैं ना बे, तो सिस्टम की एनर्जी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी तो वर्क डन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव रहना चाहिए। बट अपने को क्या आ रहा है? क्योंकि हम लोग जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो फिजिक्स का फॉर्मूला है, हम लोगों ने ये डेरिवेशन जो की स्टार्ट, वो हम लोगों ने FDX से की, जो फिजिक्स में से आता है। समझ में आ रहा है? एंड फिजिक्स में ना हम लोग कभी सिस्टम की बात नहीं करते, हम लोग खुद के बारे में सोचते हैं। समझ में आ रहा है कि मैंने अगर गैस को कंप्रेस किया तो मेरी एनर्जी बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है। मैं गैस को कंप्रेस कर रहा हूं ना मैं, तो मेरी एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम होगी तो वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव? बाय माय पॉइंट ऑफ व्यू। समझ में आ रहा है? बट केमिस्ट्री में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सिस्टम की या सराउंडिंग? सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो सिस्टम जो है यहाँ पे वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो उसकी एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए। ये समझ में आ रहा है कुछ? तो यहाँ पे सिस्टम की बात हो रही है, तो ये माइनस जो है वो प्लस रहना चाहिए। ये प्लस आने के लिए ओरिजिनल फॉर्मूला में शुरुआत से क्या रहता है? एक ये एक्चुअल में था क्या? ये हम लोगों ने ऐड किया हुआ है। समझ में आ रहा है? तो दिस नेगेटिव साइन इज एडेड बिकॉज ऑफ साइन कन्वेंशन इन केमिस्ट्री। ठीक है, इसके बारे में लिखो चाहिए तो ये यहाँ पे ओरिजिनल जो फॉर्मूला लिखा था ना, वहां पे लिख दो नोट नेगेटिव साइन is added due to sign convention in chemistry।
फिजिक्स में तुम लोग ये सेम चैप्टर पढ़ने वाले हो, ये सेम फॉर्मूला वहां पे भी आएगा, बट फिजिक्स में नेगेटिव साइन रहने वाली है क्या? नहीं। तो केमिस्ट्री में जो वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव में आती है वही वैल्यू फिजिक्स में पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, फिजिक्स में हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, केमिस्ट्री में सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू, गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा। ठीक है, इतना ही अंतर है और कुछ नहीं। लिख दो। ये समझ पाए तुम लोग? पक्का? अब यूनिट के बारे में देखते हैं। यूनिट, चलो यूनिट, वर्क डन का कॉमन यूनिट जो अभी हम लोगों ने यूज किया कौन सा है? लीटर एटमॉस्फेयर। समझ में आ रहा है? ओके। वर्क डन का एसआई यूनिट क्या? तुम लोगों का क्या चालू है बाद में से? कुछ तो क्या अभी मतलब चलता है ऐसे? हाँ तो गिर गया तो भी एक आंख से देखने का ऐसे, अभी के लिए यहाँ पे देखना, बाद में से तुम लोग टाइम पास ही कर रहे हो। अब यहाँ पे एसआई यूनिट, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का एसआई यूनिट, तो वर्क डन का एसआई यूनिट होता है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को हम लोग बोलते हैं, ये पता है सबको? तो अभी इसको एसआई में कन्वर्ट करना है। समझ पा रहे हो? ओके। अब चलो, तो हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं एसआई यूनिट में, तो 1 लीटर एटमॉस्फेयर, इसे हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं जूल्स में। समझ में आ रहा है? प्रेशर का एसआई यूनिट क्या रहता है? पैस्कल। ओके, वेरी नाइस, पैस्कल रहता है। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता पैस्कल क्या रहता है वो देखो, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन, एरिया का एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का एसआई यूनिट बनता है न्यूटन, इसे प्यार से बोलते हैं। समझ में आ रहा है? पक्का? तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू हाउ मेनी पैस्कल? 10⁵, वो 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ रहता है। करेक्ट है, ठीक है, क्लोज इनफ। ठीक है, हाँ 1.01325। ठीक है, तो 1 एटमॉस्फेयर याद रखना है, चाहिए तो यहां पे लिख के देता हूं। 1 एटमॉस्फेयर is equal to 1.01325 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां पे 1 लीटर एटमॉस्फेयर मतलब 1 लीटर इंटू 1 एटमॉस्फेयर है, तो 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू क्या हो जाती है? 1.0132। बस हो गया इतना, मतलब 25 या फिर 013। ठीक है, इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत? वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या रहता है? वॉल्यूम मीटर क्यूब। वेरी नाइस, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट रहता है मीटर क्यूब। समझ पा रहे हो? 1 मीटर क्यूब मतलब कितने लीटर? 1000 लीटर। ये पता है सबको? अगर नहीं पता होगा तो याद रखना, 1 मीटर क्यूब, या फिर ऐसे लिखते हैं 1000 लीटर इज 1 मीटर क्यूब। तो 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर क्यूब्स? 10⁻³ समझ में आ रही है? 1000 नीचे जाएगा, 10⁻³ नीचे गया, ऊपर जाके 10⁻³ बनेगा, तो ये बन जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये भी ऐसा यूनिट में 1 लीटर, देखो मैं 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज 1 लीटर इंटू 1 एटमॉस्फेयर, तो 1 एटमॉस्फेयर को मैंने लिखा, अब 1 लीटर को लिखूंगा विच इज इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। बताओ क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है? मीटर स्क्वायर एंड मीटर क्यूब। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर इनवर्स एंड इसमें से 2 स्क्वायर निकल गए तो सिर्फ मीटर बच गया। 10⁻³ 5 में से गए तो 2 बच गया। 10⁻² मतलब 100, 1.013 इंटू 100 कितना हो गया? 101 पॉइंट फॉलोड। तो 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.3 न्यूटन। यूनिट क्या बच रहा है? न्यूटन मीटर, विच इज नथिंग बट जूल्स। समझे? तो देयरफॉर 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज 101.3 जूल्स। ठीक है, इसमें प्रेशर एटमॉस्फेयर के बदले कभी कभार बार में आ जाता है। ठीक है, तो अगर बार रहा मतलब 1 लीटर बार रहा। समझ में आ रहा है? तो 1 बार मतलब जस्ट 10⁵ कितना रहता है?
10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड 1 लीटर का हमेशा क्या रहेगा 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, अब क्या बचेगा 10⁻² बचेगा विच इज 100, समझा। तो 1 लीटर बार इज 100 जूल्स। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूं। तुम लोगों को ये पूरा यूनिट कन्वर्जन वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जस्ट ये इतना पार्ट भी याद रखोगे तो भी चल जाएगा, बाकी सारी चीजें वो फिजिक्स में काम आती है। इसको नहीं, इंटीजर टाइप आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, आता है। हाँ एमसीक्यूज में ठीक है, वो तो मतलब वहां पे डायरेक्ट समझ में आ जाता है। हाँ बट वहां पे अगर 2 ऑप्शन आ गए, एक 600 आ गया एंड दूसरा 607 कुछ आ गया, तो 607 ही करेक्ट होगा इसलिए। ठीक है, तो वो जरा देख लेना। चलो हो गया, जल्दी करो। यहां पे ध्यान दो, इस क्वेश्चन में जब डायरेक्ट ग्राफिकल क्वेश्चन आएगा तो एक्सपांशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है, वो तुम लोगों को खुद से समझना है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे ये 2 लीटर से 10 लीटर जा रहा है, मतलब एक्सपांड हो रहा है कि कंप्रेस हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, समझ में आ रहा है। एंड एक्सपांशन में वर्क डन इज नेगेटिव, समझे। या फिर तुम लोग डायरेक्ट पूरा फॉर्मूला अप्लाई कर दो, W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, कांस्टेंट प्रेशर है तो P डेल्टा V फॉर्मूला अपना नॉर्मल, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे प्रेशर -5, V2 कितना है 10 लीटर, -2 10 - 2 8 -5 -40, यूनिट क्या रहेगा लीटर बार या फिर लीटर एटमॉस्फेयर, जो अच्छा लगे वो ले लो, समझ में आ रहा है। एंड इफ दे आर आस्किंग इन जूल्स देन यू विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100, समझा। तो आंसर आएगा -4 किलो जूल या फिर -4000 जूल्स। अब डिपेंड करेगा वो एमसीक्यूज में जूल्स में पूछ रहे हैं या किलो जूल्स में पूछ रहे हैं, उतना तो आता है ना अपने को कन्वर्जन। ये क्वेश्चन आया सबको, पक्का श्योर हो? ओके नेक्स्ट, बातें बंद। क्वेश्चन नहीं, सेकंड प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस। ध्यान दो, आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, आईपैड डायरेक्ट आगे आएगी, कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ठीक है। गीतेश उठ जा, मैं बाद में से तुम लोगों को कितनी बार बोल के उठ चुका हूँ, तो जगह नहीं मिल रहा है ना, तो वही तो इसलिए यहाँ पे जल्दी उठ। ए उठे ऋषांक उठ। तो बट ठीक है ना यार, तू पहले से यहाँ पे था। ऋषांक उठ, नहीं तो तुझे आगे लाऊंगा मैं, जल्दी जल्दी उठ बे, टाइम पास मत कर यार, जल्दी। उससे थोड़ी देर के बाद आईपैड भी आगे आएगी अगर उधर से और आवाज हुआ तो। जल्दी उठ, मैंने अभी तुझे ही देखा है, बस चल जल्दी आ। अबे हाँ, नहीं तो वापस बाल खींचने आना पड़ेगा। आ जा चल, मैं आ जाऊंगा कैसे तो। जल्दी यार, उठ, नहीं तो आज तेरा चश्मा भी तोड़ दूंगा मैं, जल्दी। हाँ क्या, हाँ वो चलते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ा, तू आ जल्दी, आजा जल्दी उठ, चल उठ बे, चलो जल्दी। तुम लोगों की जगह ऐसे फिक्स नहीं की है क्या यहाँ पे? नीचे का भी तेरी दोस्त ने क्या क्लास छोड़ दिया? मैंने तो कभी देखा ही नहीं है। हाँ जॉनी, तो उसने सिर्फ नाम पूछा तो मुझे जो याद है मैंने बताया ऐसे। जियो नहीं, हाँ नहीं। अब क्या मैं हमेशा के लिए इधर बैठ रहा हूँ? हाँ अब वहां पे ध्यान दो। अभी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब इनिशियल प्रेशर, सॉरी इनिशियल वॉल्यूम अगर 10 लीटर है तो फाइनल भी 10 लीटर रहेगा, समझ में आ रहा है। तो डेल्टा वी वहां पे, डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, डीवी इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द यूनिवर्सल फॉर्मूला ऑफ डब्ल्यू? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम v1 टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ w इन आइसोकोरिक प्रोसेस? 0 दिख रहा है,
समझ में आ रहा है? पक्का? ओके, तो W इज इक्वल टू 0, ठीक है। आइसोकोरिक में W हमेशा 0 रहता है। ये देखो भाई, तुम लोगों को एग्जाम में ऐसे दुनिया भर के क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब दुनिया भर का बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, अवनीश यहाँ पे 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है, इज प्रेशराइज्ड फ्रॉम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट 300 डिग्री सेल्सियस, एट 300 केल्विन इन अ क्लोज्ड रिजिड कंटेनर। समझ में आ रहा है? अब जैसे ही क्लोज्ड और रिजिड बोल दिया तो पहले तो बंद है, ऊपर से रिजिड है, मतलब इसके ऊपर कितना भी प्रेशर अप्लाई करो या कुछ भी करो, इसका वॉल्यूम चेंज होगा क्या? नहीं होगा। मतलब वो प्रोसेस क्या हो गई? आइसोकोरिक हो गई। आइसोकोरिक में वर्क डन क्या रहेगा? 0। बट तुम लोगों को डेटा समझ में आ रहा है? 1 एटमॉस्फेयर टू 10 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर दे दिया, 5 मोल दे दिए, दुनिया भर की चीजें आ गई, तो तुम लोग वहां पे किधर तो सोचोगे PV इक्वल टू nRT अप्लाई कर देता हूँ ना, नंबर ऑफ मोल्स है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम बच गया, तो वो अप्लाई करके तुम लोग आंसर निकालने जाओगे, कुछ तो उल्टा सुल्टा करोगे, फाइनली आंसर कुछ तो आएगा भी जो ऑप्शन में लिखा हुआ रह सकता है, बट वो करेक्ट रहेगा क्या? ऐसा कुछ क्वेश्चन लिख के देने की जरूरत नहीं है ना मुझे। तुम लोग सिर्फ यहाँ पे आगे लिख दो आइसोकोरिक में कांस्टेंट वॉल्यूम को पहचानने के लिए हम लोगों को क्या लिख दिया रहेगा? क्लोज रिजिड कंटेनर। क्लोज कंटेनर रिजिड रहता है क्या? नहीं, उसके ऊपर एक पिस्टन लगा दिया तो वो ऊपर नीचे हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो क्लोज एंड रिजिड कंटेनर, ठीक है, लिखो। इसमें क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं है ना? पक्का? ओके। अब तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, ग्राफिकल क्वेश्चन। एक ग्राफ समझ में आने चाहिए सबको, ठीक है। प्रेशर, वॉल्यूम, बार, लीटर। ये लीटर बार ऐसे ही कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो लेट अस से बाद में 12 लीटर पे था ना वो, एंड ये 5 एटमॉस्फेयर था, बराबर, 5 बार, तो 1 5 से ये 1 एटमॉस्फेयर पे आ गया। दिख रहा है? वर्क डन इन दिस प्रोसेस 0। दिख रहा है सबको? क्यों 0 है? हाँ, कांस्टेंट वॉल्यूम है। कांस्टेंट वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या? नहीं, तो कंप्रेशन भी नहीं हुआ, एक्सपेंशन भी नहीं हुआ, बात खत्म। तुझे पूछ रहा हूं, नहीं समझा? ओके, यहाँ पे वॉल्यूम देखना, इस प्रोसेस से मतलब इस स्टेट से इस स्टेट तक वॉल्यूम कितना है? 12 है, बराबर। तो अपना वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहता है? W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ P dV डेल्टा V। वॉल्यूम कितना चेंज हुआ? 0, तो डेल्टा V 0, तो P इंटू 0 0, इंटीग्रेशन ऑफ 0 0, वर्क डन इज 0। ये सबको समझ में आ रहा है? बट ये तुम लोग कैसे पहचानोगे एग्जाम में? ये सॉल्व करते बैठने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम लोगों को यहाँ पे ये वॉल्यूम कांस्टेंट है वो समझना है। फॉलोड। अब वर्क डन निकालने के लिए और एक मेथड है, ग्राफ से वर्क डन निकालने के लिए सिंपली तुम लोगों को निकालना रहता है एरिया अंडर द कर्व। क्या निकालना रहता है? अब मुझे बताओ इस कर्व के अंडर का एरिया कितना है ना? वो रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल की हाइट कितनी है? 5 एंड ब्रेड्थ कितनी है? 8, तो 5 इंटू 8 40। सिर्फ प्लस या माइनस वो कैसे देखोगे? एक्सपांशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है? एक्सपांशन में नेगेटिव, कंप्रेशन में फॉलोड। ओके, अब यहाँ पे इस कर्व के अंडर का एरिया अंडर द कर्व, बिसाइड्स द कर्व नहीं है, तो कोई तो मतलब बोलेगा इधर तो है ही नहीं गया। अरे यार ये बहुत स्लो गया, नया लेंगे। हाँ, तो गलती से कोई ऐसे मत बोलना कि इधर तो है ना बे, नहीं, एरिया अंडर द कर्व। समझ में आ रहा है? तो इस कर्व के अंडर एरिया कितना है? 0 है, ठीक है। और एक क्वेश्चन करो चलो फटाक से। प्रेशर बार में है एंड वॉल्यूम लीटर में है, ठीक है। तो 1 एटमॉस्फेयर 12 लीटर, अरे यार हाँ 1 एटमॉस्फेयर नहीं 1 बार एंड 2 लीटर्स एंड ये ऐसे आ रहा है। करो चलो, एरिया अंडर द कर्व 10। ओके, पहले वाला 10 लीटर पे था क्या? पहले वाला 10 लीटर पे था ना, 10 ही लेते चलो। हाँ, एरिया अंडर द कर्व 8। समझ में आ रहा है? यूनिट लीटर बार,
दिख रहा है सबको? एंड क्या बोलते हैं, प्लस या माइनस? प्लस। क्यों प्लस? कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, क्या नहीं समझा मुझे बताओ। वर्क डन, एरिया अंडर द कर्व 0 दिख रहा है सबको? पक्का? नहीं 10 मैंने वो चेंज किया, 12 था पहले 10 किया। इधर तो कोई दिक्कत? अब लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर जरा आराम से देना। एरिया अंडर द कर्व बताओ पहले। कौन बचा रहा है ये? 5 बार, 1 बार, 2 लीटर, 12 लीटर, एंड ये ऐसे जा रहा है। चलो एरिया अंडर द कर्व कितना है? अच्छा, अबे एरिया अंडर द कर्व, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। गधो, कौन सा 40 बे? कौन सा 0? क्या कर रहे हो? अरे एरिया, कर्व का एरिया। हाँ 5 है। हाँ नीचे, ओह सॉरी, हाँ तुम लोग करेक्ट हो। मैं वो 10 बाद में से मैं वो 10 को 12 लिख रहा हूँ, माय बैड। ओके हाँ हाँ ये 10, हाँ कितना हुआ? 32 बोलो, वो देखते हैं। ये दिख रहा है सबको 32? इसमें कोई भी दिक्कत? पक्का? ओके, आएगा ना भी एरिया अंडर द कर्व निकालने। अब वही कर रहे हैं। अब W की वैल्यू 32 लीटर बार आ गई। सिर्फ अभी ये डिसाइड करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। समझ में आ रहा है? अब ध्यान दो, ये जो कर्व है, मतलब ये जो क्वेश्चन है, वो ऊपर के 4 क्वेश्चन के एडिशन है। ये फर्स्ट, इसका आंसर कितना था? -40। फिर बाद में हम लोग ऐसे नीचे आए, इसका आंसर कितना आया था? 0। फिर बाद में हम लोग इधर गए, इसका आंसर कितना था? +8 था। एंड बाद में ऊपर आए, इसका आंसर 0। -40 +8 आंसर, जो कि हम लोग यहाँ पे सबका एडिशन कर रहे हैं। तो ये वर्क डन क्या है, प्लस है माइनस है? समझ में आ रहा है? तो हम लोग एग्जाम में ऐसे एक एक करके सॉल्व करते बैठेंगे क्या? बट नहीं, तो हम लोग एक ट्रिक बना के रख देंगे। ये क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है। 12 to 3, 3 to 6, 6 to 9, वापस अगेन बैक टू 12। समझ में आ रहा है? तो ट्रिक, इफ वर्क डन इज हैपनिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। इन केमिस्ट्री वर्क डन इज नेगेटिव। इन फिजिक्स, फिजिक्स में क्या होगा? पॉजिटिव। फिजिक्स में वो नेगेटिव साइन नहीं रहती, याद होगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री में वर्क डन अपोजिट है। एक कोई तो याद रखो बे, क्लॉकवाइज वाला केमिस्ट्री के लिए याद रखोगे तो फिजिक्स के लिए उल्टा हो जाएगा, इतना याद रखना, ठीक है। एंड फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज में केमिस्ट्री में वर्क डन इज पॉजिटिव, फिजिक्स में नेगेटिव, ठीक है। मैं फिजिक्स वाला ज्यादा करके याद रखता हूँ। क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, वो ज्यादा इजी लगता है। एंड फिर उसका उल्टा केमिस्ट्री में करता हूँ। नहीं, इट इज गोइंग बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, देयर इज नो एक्सपांशन, नो कंप्रेशन ना। इधर से आके इधर ही आया तो उधर ही है। वॉल्यूम चेंज होने में कुछ नहीं हो रहा है। हाँ स्टेट फंक्शन 0 है, साइक्लिक, पाथ फंक्शन नहीं, इसलिए तो वो पाथ फंक्शन है, वो 0 होना चाहिए। अगर 0 होगा तो वो स्टेट फंक्शन है, बट नहीं होता, इसलिए इट इज अ पाथ फंक्शन, ठीक है। यहाँ ये यहाँ से वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन, वाई? बिकॉज यहाँ पे वो वापिस ओरिजिनल, देखो भाई तुम लोग ऐसे इधर से चल के इधर वापिस इस पोजीशन पहुंच गए, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0 होता है। डिस्प्लेसमेंट इज अ स्टेट फंक्शन,
याद है कुछ? तो वो अगर जीरो हुआ तो स्टेट फंक्शन है, बट यहाँ पे वो जीरो हो रहा है क्या? हेंस इट इज अ पाथ फंक्शन। ओके नेक्स्ट, चलो भाई और एक क्वेश्चन करो। ठीक है, कर लोगे? हाँ, एरिया अंडर द कर्व एंड डायरेक्शन ऐसे है। चलो करो। ए बाय द वे, बार लीटर वो पता है ना, ये प्रेशर है बार में, ये वॉल्यूम है लीटर में। जल्दी करो। क्या? नहीं, हाँ वन, ये टू है, ये वन है। नहीं, हाँ करेक्ट। ए गधो, ट्रायंगल है क्या बे वो? गधो, एरिया अंडर द कर्व, एंड ये कर्व एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल से बना हुआ है। ट्रायंगल का एरिया आएगा हाफ इंटू 3 इंटू 10 विच इज 15। रेक्टेंगल का एरिया है 2 इंटू 10 विच इज 20। ओवरऑल एरिया 35। प्लस या माइनस? माइनस। माइनस कैसे डिसाइड करते हैं? बिकॉज ये एक्सपांड हो रहा है। ये क्वेश्चन कर पाओगे एग्जाम में? पक्का ना? क्या पता, हाँ मतलब ऐसे विश्वास दिन ब दिन मेरा कम होते जा रहा है। चलो ओके वेरी नाइस। अब ये क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज वो पहचानना है सिर्फ। एरिया अंडर द कर्व तो निकाल लोगे, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो प्लस आंसर आएगा 32 यूनिट लीटर बार, ठीक है। यूनिट लीटर बार, प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे ना बे? ओके चलो एक छोटा सा ब्रेक लो, 9:50 को मिलते हैं। 12:50 यार, 12:50। हाँ ब्रेक दिया है, कंटाल दो एकदम एग्जॉस्टिंग होता सर वो, हाँ ना। आइसोकोरिक में वर्क डन रहता है 0 शनेल, और उसके आगे वाले 3 जन यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, अब थर्ड हम लोग देखने वाले हैं आइसोथर्मल। ठीक है, आइसोथर्मल में 2 प्रोसेस आ सकती है। एक तो टाइम पास है विच इज इरिवर्सिबल, ठीक है। आइसोथर्मल इरिवर्सिबल वर्क डन। इरिवर्सिबल मतलब कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो आइसोथर्मल विथ कांस्टेंट प्रेशर वर्क डन। व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, formula for W is minus integration of P dV, limit starting from V1 to V2। प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर इंटीग्रेशन के क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस P इंटीग्रेशन ऑफ dV, लिमिट स्टार्टिंग फ्रॉम V1 टू V2। इंटीग्रेशन ऑफ dV V,
बाद में V2 माइनस V1 होगा तो वो क्या बनेगा, डेल्टा V। डायरेक्ट लिख दूं, पक्का? तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, ठीक है? तो ये पहले किया था वही फॉर्मूला है, उसमें कुछ चेंज नहीं है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी कम आता है। उसी बदले सेकंड रिवर्सिबल, ठीक है? यहाँ बाय द वे आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है? कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब डेल्टा T इज इक्वल टू 0 या फिर dt इज इक्वल टू 0, ये बताने की जरूरत नहीं ना अभी। अब रिवर्सिबल में कंडीशन क्या रहती है, वेरिएबल प्रेशर, ठीक है? अब ध्यान दो, W इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या रहता है, हाँ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम V1 टू, ये सबको आता है। अब ध्यान दो, यहाँ पे इसमें प्रेशर वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो अभी अपने को इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी करना है, हम लोग कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। ध्यान दो, तुम लोगों ने इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx किया है, हाँ वो करके करना पड़ेगा, यस करेक्ट बोल रहे हो। तुम लोगों ने इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx किया रहेगा, क्या आता है, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तुम लोगों ने कभी इंटीग्रेशन ऑफ y रेज टू n dx किया है क्या, नहीं किया है, क्यों नहीं कर सकते, हाँ दोनों फंक्शन अलग अलग है, दो अलग अलग फंक्शन रहेंगे तो हम लोग उनको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो अभी पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, ये समझ में आ रहा है? पहले हम लोग प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म्स में लिखेंगे, तो उसके लिए अपने पास इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू nRT, तो P इज इक्वल टू nRT बाई V, ओके? अब यहाँ पे W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ nRT बाई V dV लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम V1 टू V2, समझे? अब n नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, R टेम्परेचर, कंडीशन देखो आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट, तो पूरा nRT क्या हो गया, बाहर आ गया, तो ये बन जाएगा माइनस nRT इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई V dV लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम V1 टू V2, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x dx ln ऑफ x, वेरी नाइस, ln x, ठीक है? अब ये बन जाएगा माइनस nRT ln ऑफ V लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम V1 टू V2, लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, ln V2 माइनस ln V1, तो वेरी नाइस, nRT ln V2 माइनस ln V1 एंड ये बन जाएगा माइनस nRT ln V2 बाय V1। इसमें कोई दिक्कत? तो ये वर्क डन का पहला फॉर्मूला आ गया। ln मतलब क्या रहता है, लॉग, नेचुरल लॉग बराबर, तो नेचुरल लॉग मतलब ln, तो ln x कैन बी आल्सो रिटन एज log ऑफ x टू द बेस, इतना आता है। हाउ टू कन्वर्ट log टू द बेस e इन log टू द बेस 10, हाँ 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, किससे मल्टीप्लाई करने का, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा विच इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ x टू द बेस 10। सब लोग ये याद रखना, अगर तुम लोगों को नेचुरल लॉग ln x को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 से। तो अगर मुझे इसको V2 बाई V1 ln ऑफ V2 बाई V1 को log ऑफ V2 बाई V1 करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 2.303 से। तो फाइनल और एक फॉर्मूला आ सकता है, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log ऑफ V2 बाई V1। समझ पा रहे हो, इसमें कोई भी दिक्कत? ओके, लिख दो फर्स्ट एंड सेकंड। Also, in our last lecture we learned that according to Boyle's law P1 V1 is equal to, ये तुम लोगों ने पढ़ा है, Boyle's law is only applicable at constant temperature। ये कंडीशन भी क्या है, constant temperature, तो ये हम लोग अप्लाई कर सकते हैं।
तो इसको अगर मैं अरेंज करूंगा तो V2 बाई V1 इज इक्वल टू, दिख रहा है सबको, P1 बाई P2, वो P2 नीचे आया, V1 नीचे गया, V2 बाई V1 इज P1 बाई P2। तो यही दो फॉर्मूलाज दे कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज W इज इक्वल टू माइनस nRT ln ऑफ P1 बाई P2, या फिर W इज इक्वल टू माइनस nRT, सॉरी माइनस 2.303 nRT log ऑफ P1 बाई P2। ठीक है, लिख दो। इसमें कोई दिक्कत? तो चश्मा शुरुआत से बचपन से चश्मा था पहला भी मैथ्स। मैं तुम्हें सिर्फ इतना ऐसे बता सकता हूँ कि मतलब डेरिवेशन तो नहीं बता पाऊंगा, बट लॉग ऑफ 2 ये मैं तुम लोगों को इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम एक चैप्टर है उसमें लॉग भी पढ़ाऊंगा, मतलब वैल्यूज एंड ऑल। बट लॉग ऑफ 2 रहता है 0.3010 एंड ln ऑफ 2 रहता है 0.693। तो दोनों का रेशियो जब लेंगे मतलब ln ऑफ 2 अपॉन log ऑफ 2, तो 0.693 अपॉन 0.301 ये बनता है 2.303। तो log ऑफ 2 इज इक्वल टू 2.303 टाइम्स log ऑफ 2, मतलब ln ऑफ 2 इज इक्वल टू 2.303 टाइम्स ये। ठीक है, हाँ। अब ये मैथमेटिकली डिराइव करने के लिए तुम लोगों को एंटी लॉग लेके फिर बाद में सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब पावर एंड ऑल। लॉग का मीनिंग, लॉग का मीनिंग सबको पता है ना, मतलब कि मतलब 10 के पावर में क्या रखेंगे तो आंसर 1 आएगा, 10 के पावर में क्या लिखेंगे तो आंसर 100 आएगा, वो सब वो तो तुम लोगों को बेसिक पता रहेगा। ठीक है, तो वो उधर से ही कैलकुलेशन होगा, बट वो उतना भी मुझे याद नहीं है मैथमेटिकली कैसे आता है। ओके, अब आगे बढ़े। नेक्स्ट हो गया, अभी चलो लेक्चर खत्म हुए नहीं। अच्छा, एडवांस में दिखता है, गलत कैसे? तुम बोलोगे हाँ हाँ हाँ, पता है, ये देखा था हम लोगों ने, हम लोग स्किप करते हैं। तुम पहले कौन से क्लास में थे? नेरुल, उधर से यहाँ पे? नहीं, मैं किंग सर्कल से आया। तो पहले नेरुल जाते थे किंग सर्कल से? नहीं, तो जीटी में रहता हूँ। मैं साइन में रहता हूँ। अच्छा, साइन में रहते हो, ओके। तो उधर से अचानक यहाँ पे क्यों? तो वहाँ पे क्वेश्चंस लाइक टेस्ट नहीं होते थे। ओके, बस ज़्यादा यहाँ पे लोग कंटाल जाते टेस्ट दे के। यहाँ पे देखो भाई, ऐसे फालतू सवाल भी ये सीईटी लेवल क्या है? सीईटी तो मतलब कोई भी गधा पास कर सकता है, ठीक है, समझ रहे हो? ऐसे मतलब तुम्हारे पास देख के मैं बोल रहा हूँ वैसे, तो ऐसे फालतू सवाल आते हैं। जेई का अभी तक करने लायक हम लोगों ने उतना पढ़ा नहीं है, सेकंड लेक्चर है, जेई के बाद में अगले लेक्चर से स्टार्ट कर देंगे। अभी के लिए थोड़ी इजी क्वेश्चन देखते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन है? हाँ, किसी भी चीज में जहाँ पे मोलार आता है, ये ट्रिक के लिख के दी थी, ठीक है। जिनके भी नाम में मोलार, लेटेंट या फिर स्पेसिफिक ऐसे शब्द आएंगे तो वो हमेशा क्या रहता है? इंटेंसिव। तो मोलार वॉल्यूम देखो भाई, 1 मोल ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना रहेगा? 22.4। 1 मोल नाइट्रोजन के वॉल्यूम क्या रहता है? वो कभी चेंज होता है क्या? तो नाइट्रोजन रहे, ऑक्सीजन रहे, कुछ भी रहे, समझ में आ रहा है? तो मोलार वॉल्यूम इज ऑलवेज 22.4। तो इट इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, बात खत्म। नेक्स्ट, ये क्या है? ये छोड़ो, अभी तक पढ़ा नहीं है।
ये भी नहीं पढ़ा है। हाँ रुक ना, मैं डिसाइड करूंगा ना क्या पढ़ा है क्या नहीं। सॉल्व करो चलो। हाँ ना, ये भी नहीं पढ़ा है। हाँ, और ये मैंने किसी एक बैच में पढ़ाया था, ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे गलत दिया है। मतलब हम लोग जब आंसर टिक करेंगे तो आंसर रॉन्ग आएगा, बट भैया आंसर करेंगे, समझा ना? मतलब यहाँ पे मिस्टेक है और कुछ नहीं। चलो करो, सॉल्व करो। ए बाय द वे, सबको log ऑफ 10 क्या रहता है पता है? log ऑफ 10 1, पता है ना सबको? हाँ चलो। अभी जो पढ़ाया हुआ फॉर्मूला है वो यूज करना है। कैसे पता हम लोगों को? आइसोथर्मल से नहीं, रिवर्सिबली। प्रोसेस रिवर्सिबल है तब जाके हम लोगों को माइनस एनआरटी एलएन वाला फॉर्मूला यूज करना है। हाँ कर सकते हो, अप्रॉक्स भी कर सकते हो, क्यों नहीं। आंसर लो दो बताओ सिर्फ। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, डेटा लिखो वो भी चलेगा मुझे। एंड कंडीशन लिखना, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। मतलब क्वेश्चन समझ में आएगा बाद में तुम्हें। नहीं, मुझे आंसर याद नहीं है अभी, देखते हैं। एग्जैक्ट आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यूज है, अप्रॉक्स आंसर निकालो। चलो भाई 2-2.5 मिनट होने आ गए, करे सॉल्व, मतलब देखेंगे ना, रुको ना। चलो ऑप्शन ए किसी को आ रहा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ओके बी। देखते हैं। हाँ, ये यहाँ पे मिस्टेक है, मैंने बोला था ना हम लोग आंसर करेक्ट भी टिक करेंगे तो आंसर रॉन्ग ही आएगा। देखते हैं, अभी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ध्यान दो। तो देखो फॉर्मूला W इज इक्वल टू माइनस एन आर टी ln ऑफ P1 बाई P2। ठीक है, अब कौन सा फॉर्मूला कब यूज कर रहे हो तुम लोगों को समझ में आना चाहिए। अब अगर तुम लोगों को ln ऑफ 10 की वैल्यू पता होगी, ln ऑफ 10 कितना रहता है? 2.303 ln ऑफ 10। अगर नहीं पता होगा तो पहले इसको लॉग में कन्वर्ट करो। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं लॉग का? माइनस 2.303 nRT लॉग ऑफ P1 बाई P2। ठीक है, अब ये हो गया माइनस 2.303 इंटू एन कितना दिया है? 3 मोल, आर दिया है 25/3। ये याद है मैंने तुम लोगों को ट्रिक बताई थी, 8.31 को 25/3 ले सकते हैं। इसका आंसर आता है 8.333। 25/3 रहता है 8.333। ये ट्रिक्स याद रखना, ये बहुत बार लिख के दिया हुआ है। अब इनटू टेम्परेचर कितना दिया है? 300 इनटू लॉग ऑफ P1 कितना है? 10/1, समझे? तो लॉग ऑफ 10 कितना हो गया? 1 हो गया। ओके, लॉग ऑफ 10 1 हो गया। ठीक है, ये 1 ये निकल गया। अब 3 1 ये हो गया 100 तो ये हो गया 2500 इंटू 3 7500 तो 7.5 तो 7500 इंटू 2.3, समझे? तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 आंसर आएगा। तो 2.3 से 17 आंसर आएगा 17.323। ये समझे क्या? तो इसका आंसर उतना ही रहने वाला है 17.23। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, पक्का? आंसर किसमें पूछा हुआ है? जूल्स है किलो जूल्स? किलो जूल्स में, तो वो 17,000 आएगा जो कि बाद में चेंज होके 17.23 होगा फॉलोड। तो तुम लोगों का आंसर करेक्ट है। आगे बढ़े, ये सबको समझा? नेक्स्ट ये सॉल्व करो।
log ऑफ 2 याद रखना, log ऑफ 2 के बदले ln ऑफ 2 याद रखना, ये कॉमन वैल्यू है ये। एंड हाँ क्या बोलते हैं सीईटी में है ना, लॉग की वैल्यूज दी रहती है, वो लॉग टेबल देते हैं मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है लॉग टेबल देते हैं, ऐसे ही कुछ रहता है, ठीक है। तो ln ऑफ 2 इज 0.7 मतलब 0.693 रहता है, जिसे हम लोग ले सकते हैं 0.7 हिंट, ठीक है। बोलो हाँ कलर चेंज कर सकते हैं। हाँ ठीक है करता हूँ। अच्छा इस एंगल से दिख रहा नहीं है, ओके। ln of 2 is 0.693 which can be taken as 0.7, ठीक है। ln of 2 can be taken as 0.7, होगा देखो मतलब सेम ही आ रहा है क्या? अच्छा वो 3 को 1 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, तो कुछ तो गड़बड़ की मैंने, हाँ पता नहीं, देखते हैं ना। कुछ तो अलग ही हो गया। अब यहाँ पे देखो पहली बात W इज इक्वल टू माइनस एन आर टी ln ऑफ क्या फॉर्मूला था वो V2 बाय सॉरी P1 बाय P2, ठीक है। माइनस n कितना दिया हुआ है -1 इंटू 25/3 इंटू 300 इंटू ln ऑफ x बाई 2x, x कैंसिल आउट हो गया, ये 1/2 बना। ln ऑफ 1/2 अपने को बताया क्या? नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे अभी, ये 100 हो गया तो -2500 इंटू माइनस ln ऑफ 2, ये रूल पता है सबको, ln ऑफ 1/x इज माइनस ln ऑफ x, या फिर log ऑफ 1/x, log ऑफ 1/x इज माइनस log ऑफ x, ये सबने सीखा हुआ है, ओके। तो यहाँ पे ये माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.7, तो 0.7 इंटू 2500 वही मतलब 175, 25 7 का 175, समझ में आ रहा है। तो 1750 मतलब 1.275 किलो जूल्स, समझे। यहाँ पे ये डिस्क्रिपेंसी क्यों आ रही है, वैल्यूज एग्जैक्टली मैच क्यों नहीं हो रहा है? हाँ क्योंकि वो 0.693 है जिसको हम लोगों ने 0.7 अप्रॉक्स किया है, समझे। हाँ पक्का, ओके। रिकॉर्डिंग रुक नहीं गई ना? हो रही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे हीट। चलो अब बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सब जन ध्यान देंगे। यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे हीट, क्यों, ठीक है। हीट में हम लोग 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टोटल हीट, कैपेसिटी। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, काम करते स्पेसिफिक बाद में पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मोलार हीट कैपेसिटी, एंड तीसरा हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। सबसे पहला वाला टोटल हीट कैपेसिटी का सिंबल रहता है Ct, मोलार हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला सिंबल रहता है Cn सबस्क्रिप्ट में n, एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सिंबल रहता है S। ये तुम लोगों ने सीखा है ms डेल्टा टी, स्कूल में ms डेल्टा टी वो है, वो किसी ने नहीं सीखा होगा तो तुम्हें पढ़ाने वाला। mc डेल्टा टी, ठीक है, mc डेल्टा टी चलेगा, mc डेल्टा टी। हाँ अब यहाँ पे अब टोटल
हीट कैपेसिटी, लेट अस स्टार्ट विद टोटल हीट कैपेसिटी। हेडिंग लिखेंगे टोटल हीट कैपेसिटी, इसकी डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करो। टोटल हीट कैपेसिटी सीटी। क्या करना है फिर? लेक्चर? ओके ठीक है, तुम लोगों को बाहर नहीं जाना है लेक्चर के बाद, रुके रहना, ठीक है। अब क्या हुआ? अब इसमें लिखना स्टार्ट करो टोटल हीट कैपेसिटी में। इट इज द हीट रिक्वायर्ड, इट इज द जॉय। मैं पूरा नाम लेता हूँ उसका, तुम लोगों को ही कुछ अलग सुनाई देता है, हाँ ना? बराबर ले रहा ना अभी? अच्छा ठीक है, चलो। अब द हीट रिक्वायर्ड टू increase the temperature of total amount of a substance. The heat required to increase the temperature of total amount of a substance. The temperature of total amount of a substance by 1 degree Celsius, by 1 degree Celsius or 1 Kelvin, is called as total heat capacity, ध्यान दो, एक गैस है 20 ग्राम, ठीक है, 25 डिग्री पे। इसे मैंने प्रोवाइड की, लेट अस से 3000 जूल्स की हीट, 3000 जूल्स एब्जॉर्ब करने के बाद 20 ग्राम गैस का टेम्परेचर बना, 20 ग्राम हीलियम गैस, चलो 20 ग्राम हीलियम गैस का टेम्परेचर बना 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। व्हाट इज द टोटल हीट कैपेसिटी? क्वेश्चंस सुनो बे, पहले डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन एक बार रीड करो। क्या है? हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पर 3000 जूल्स में कितने डिग्री से बढ़ा? 10 डिग्री से। सो टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस वी रिक्वायर 3000 जूल्स। सो फॉर 1 डिग्री सेल्सियस विल रिक्वायर, सबको समझ में आ रहा है पक्का? अब मुझे तुम लोग फॉर्मूला बताओ जरा बनाकर। टोटल हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा? हाँ वेरी नाइस, 3000 अपॉन चेंज इन टेम्परेचर विच इज Q। 3000 मतलब हीट प्रोवाइडेड, 3000 जूल्स की हीट प्रोवाइड की, Q अपॉन डेल्टा T। समझ पा रहे हो? बट हम लोग पढ़ रहे क्या है? हम लोग हीट कैपेसिटी नहीं पढ़ रहे हैं। ओरिजिनल हेडिंग क्या थी? हीट थी। तो हीट का फॉर्मूला क्या बनेगा? Q इज इक्वल टू CT डेल्टा T, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू CT डेल्टा T। नेक्स्ट, ये पहला। दूसरा, अब हम लोगों को निकालना है मोलार हीट कैपेसिटी। सेकंड, इसमें अभी सेकंड कर दूं, वो हेडिंग बिना डाले। Cn, मोलार हीट कैपेसिटी क्या रहती है? Cn। अब देखो टोटल अमाउंट के लिए Ct की वैल्यू कितनी आई थी? टोटल हीट कैपेसिटी की वैल्यू कितनी आई थी? हाँ, अरे इसकी टोटल हीट कैपेसिटी कितनी आई? 300 आई थी। 300 joules of heat is required to increase temperature of 20 gram helium from 25 degree Celsius to 35 degree Celsius. Sorry, from 25 degree Celsius to 26, 1 डिग्री के लिए 300 joules लगता है। कितने के लिए? 20 ग्राम के लिए। अब अपने को कितने के लिए चाहिए? 1 मोल के लिए चाहिए। समझ पा रहे हो? अब पहले तो 20 ग्राम हीलियम मतलब कितने मोल हीलियम है? 5 मोल बराबर, इसका मोलर मास 4 रहता है, तो 5 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए भी रिक्वायर 300। सो फॉर 1 मोल विल रिक्वायर 300/5 कितना हो गया? ये ओरली सबको समझ में आ रहा है? 5 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए 300 लग रहा है। वो याद है 300 कैसे आया था? तो 1 मोल के लिए कितना लगेगा?
60 लगेगा, मतलब 300/5. व्हाट इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ CN? CT अपॉन N, नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करना पड़ेगा. 5 मोल के लिए 300, 1 मोल के लिए डिवाइडेड बाय 5. समझे? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ CT? Q बाय डेल्टा D. तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Q बाय N डेल्टा D. अगर हम लोग CN निकाल रहे हैं, क्या हम लोगों को क्या निकालना है? हीट निकालना है. तो हीट का फॉर्मूला क्या बनेगा? Q इज इक्वल टू NCN डेल्टा D. सुना है क्या कभी? ओके, NCN डेल्टा T. ये हम लोगों का यूनिवर्सल फॉर्मूला है हीट का, अगर याद होगा तो. ठीक है, लास्ट क्या बचा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितने अमाउंट के लिए रहती है? 1 ग्राम के लिए रहती है. अच्छा, वो किलो नहीं, 1 ग्राम. हम लोग केमिस्ट्री में ग्राम, मतलब टेस्ट ट्यूब में ग्राम फिट होता है, किलो नहीं होता. तो हम लोग इसको कितने के लिए यूज करेंगे? 1 ग्राम के लिए. ये डेफिनेशन लिख के देने की जरूरत नहीं है ना, मैंने सिर्फ टोटल की लिख के दी. मोलार में क्या होता है? फॉर 1 मोल. स्पेसिफिक में क्या होता है? फॉर 1. डायरेक्ट कर रहे चलेगा. ओके, 20 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए 300 जूल्स. 1 ग्राम के लिए कितना? 15. 300/20. तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? CT बाय M. मास से डिवाइड कर रहे हैं, 20 से डिवाइड कर रहे हैं ना. सबको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे CT का फॉर्मूला क्या रहता है? Q बाय डेल्टा D. तो ये बन जाएगा Q M डेल्टा T. तो Q का फॉर्मूला क्या बनेगा? MS डेल्टा D. या फिर तुम लोगों ने जो MC डेल्टा D पढ़ा हुआ है, तो Q इज इक्वल टू MS डेल्टा D. लिख दो. कुछ दिक्कत रहेगी तो पूछना. ठीक है, पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. कौन था? मैथ्स का है. ओके.